हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी वेरी वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और हम आज वैल्यू एडिशन सीरीज के पार्ट 3 में आ चुके हैं। इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज में मेरा ये फोकस है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के कंटेंट को करंट अफेयर के साथ लिंक करके एनरिच करना एंड मेक श्योर जो गैप क्रिएट हो रखा है हिंदी और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स के बीच में कंटेंट को लेकर उसको फुलफिल करना। क्लियर? आप सभी इससे जुड़े और मेक श्योर इसके नोट्स बनाएं और जिस जिस प्लेस में आप इस टॉपिक को टच करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट रेड पांडा, आप इसको ऐड कर सकते हैं एनवायरमेंट वाले चैप्टर पे, आप इसे ऐड कर सकते हैं बच्चों इन योर ज्योग्राफी वाला पार्ट। फाइन, तो इसको समझिएगा कि ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है। बायोलॉजी में भी आप पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था अंतः प्रजनन जो क्रिया है इसके कारण भी रेड पांडा की पॉपुलेशन गिर रही है, तो ये पॉपुलेशन वाला जो फैक्टर है, फाइन, इसमें भी आप इसे पुट कर सकते हैं। ऐसे n नंबर ऑफ प्लेसेस है जहां पर जो इस सीरीज में आने वाले टॉपिक्स हैं ये ओवरलैप करते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो एग्जाम में तो एक बेस्ट कंपाइलेशन चाहिए होता है आंसर्स में। और इस चीज को समझिए कि बेस्ट कंपाइलेशन में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंटेंट को मिलाकर एक बेहतर कंटेंट बनाने की आवश्यकता होती है। तो प्रयास करें, ये मेरा आपसे निवेदन भी है कि जो भी मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूं कोशिश करें कि उसके नोट्स बनाएं और उससे जो है वो ऐड करें अलग अलग प्लेसेस पे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने वल्चर्स अर्थात गिद्धों के बारे में डिस्कस करा था, तो उस कंटेंट को आप कहां कहां पुट कर सकते हो। उस कंटेंट में आप पाएंगे कि आप उसे इंडिया में पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी ले जा सकते हो। अगर आप चाहें तो आप इसे पुट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, बायोलॉजी में, फाइन, डिजीजेज में। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रह्मास्त्र है। आप जिस प्लेस में इसे यूज करना चाहें, जहां भी आपको ऐसा फील हो कि आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है, उसमें कंटेंट हल्का हो रहा है, उसका वेटेज कम हो रहा है, एग्जामिनर जो है वो आपको इस कंटेंट पे मार्क्स नहीं देगा, तो आप इस कंटेंट का यूज करें, डेफिनेटली आपका आंसर एनरिच होगा। साथ में एक अवेयर सिटीजन के फॉर्म में आपको पता भी होना चाहिए कि चीजें चल क्या रही हैं इंडिया में। क्लियर? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर अर्थात दिल्ली में इस प्रकार की वाटर लॉगिंग अर्थात बाढ़ जैसी एक समस्या, फ्लड या आप कहें दिल्ली में और इस रीजन में वाटर लॉगिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी स्थान पर पानी का भराव होना, जिसे हम जल भराव कहते हैं। फाइन, तो ये जो जल भराव की समस्या है, फाइन, ये जो जल भराव की समस्या है ये दिल्ली में क्यों आ रही है। फाइन, अब हम इसे स्टार्ट करें इसके पहले आप इस चीज को समझिएगा कि इंडिया में अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कौन सा स्थान है, और खासकर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो बच्चों ये है इंडिया का मानचित्र, और कोशिश करें कि आप बेहतर तरीके से इंडिया के मानचित्र को बनाना सीख ले। ये हमने नॉर्थ ईस्ट बनाया, इसी प्रकार से ये कंटिन्यूएशन है। यहां पर हमने राजस्थान, ये गुजरात वाला पार्ट और ये प्रायद्वीपीय भारत बनाया। फाइन, अब समझिएगा बच्चों कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, एज यू कैन सी हियर, यहां पर जो स्थान है ये कहलाता है ग्रेट इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर का विशाल मैदान। और बच्चों इस चीज को समझिएगा कि उत्तर के विशाल मैदान में अगर मैं आपसे कहूं कि कहां पर फ्लड की समस्या, फ्लड या मैं कहूं वाटर लॉगिंग या जल भराव, इसकी जो समस्या है किस स्थान पर बिल्कुल नहीं आ सकती, तो शॉकिंगली आप इससे समझिएगा कि ग्रेट इंडियन प्लेन अर्थात उत्तर के विशाल मैदान का सबसे ऊंचा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आज आपको देखने को मिल रहा है जल भराव। और यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र है दिल्ली। फाइन, तो समझिए कि किस प्रकार जिस क्षेत्र में बिल्कुल संभावना नहीं है बाढ़ के आने की, या मैं आपसे कहूं वो क्षेत्र जहां बाढ़ आने की जो संभावना है वो नगण्य है, उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिल रही है। फाइन, अगर मैं आपसे कहूं तो बच्चों इसे अपने नोट्स में ऐड करिएगा। एक पर्सन थे मैकेंडर, फाइन, और मैकेंडर ने थ्योरी दी थी, प्लीज नोट डाउन दैट टर्म ऑल्सो। मैकेंडर ने लिखा था हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी। ये हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी क्या है? तो इस थ्योरी में उन्होंने कहा था
कि विश्व में या हर एक भौगोलिक क्षेत्र में, इस चीज को नोट डाउन करेंगे आप, हर एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ना एक प्लेस ऐसा जरूर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी ये इस क्षेत्र के लिए लगाई जाए, तो याद रखिए मैकेंडर ने कहा था किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का एक भाग किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का एक भाग ऐसा अवश्य होता है जिस भाग को अगर कोई शासक, अगर कोई रूलर जीत ले, तो वो बाकी के पूरे क्षेत्र को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कंट्रोल जरूर कर पाएगा, नियंत्रित जरूर कर पाएगा। और याद रखिए इसे कहा जाता है हार्टलैंड। फाइन फाइन। और याद रखिए यह क्षेत्र है हार्टलैंड, और जो बचा हुआ भाग है जैसा आप इधर देख पा रहे हैं, फाइन, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है यह कहलाता है रिमलैंड। ठीक है, तो इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, तो आप इसी प्रकार, ये स्टैंडर्ड टर्म है, आप इसी प्रकार इसे यूज करेंगे और आप बताएंगे एग्जामिनर को कि मैकेंडर नामक एक जो जलवायु शास्त्री थे, और खासकर जलवायु शास्त्री नहीं थे, ये थिंकर थे। ठीक है, तो ये जो जलवायु शास्त्री या जो थिंकर थे, इन्होंने लिखा था कि हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी में कि जो भी शासक या जो भी इकाई अगर किसी हार्टलैंड को विन कर ले, जीत ले, कंट्रोल कर ले, तो रिमलैंड अर्थात अदर पूरे एरिया को वो कंट्रोल कर पाएगा। इसे कहा है मैकेंडर ने। क्लियर? तो ये जो मैकेंडर है, इनके अनुसार याद रखिएगा भारत का ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र हमेशा से हार्टलैंड रहा है। फाइन, तो याद रखें दिल्ली क्या है, तो दिल्ली भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत का एक हार्टलैंड है। फाइन, अब ये जो हार्टलैंड वाला एरिया है, ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चों ध्यान से देखिए ये कैसे संभव है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो राजधानी बनाई गई है, ये जो दिल्ली है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि यह क्षेत्र वास्तविकता में एक ऊंचा क्षेत्र है। उत्तर के विशाल मैदान में दिल्ली नामक क्षेत्र वास्तविकता में यहां पर आपको दिखेगा गंगा का मैदान, तथा इधर आपको दिखेगा सिंधु का मैदानी क्षेत्र। अब याद रखें बच्चों, गंगा का मैदान वास्तविकता में अगर मैं आपसे कहूं तो यह है एक जल विभाजक, जल विभाजक। और याद रखिए बच्चों, यह जो जल विभाजक वाला क्षेत्र है ना, यह प्रारंभ होता है वास्तविकता में, यहां आप पाएंगे एक क्षेत्र है, इसे कहा जाता है अंबाला। और याद रखें यहां पर एक क्षेत्र है, इसे कहा जाता है सहारनपुर। सहारनपुर, और ये जो सहारनपुर है यह आता है यूपी में, और याद रखें ये जो अंबाला आता है यह आता है हरियाणा में। अब समझिएगा बच्चों कि किस प्रकार उत्तर के विशाल मैदान में जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जल भराव हो रहा है। तो टॉपिक को समझिए कि यह टॉपिक सिविल सर्विसेज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान के सबसे ऊंचे वाले भाग में यहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, यहां पर जल भराव हो रहा है, यह अध्ययन का विषय है। क्लियर? हम बहुत साइंटिफिकली देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर के मैदान को छोड़कर दिल्ली में जल भराव हो रहा है। क्लियर? अगर मैं इस चीज को थोड़ा आगे और ले जाऊं तो वास्तविकता यह है बच्चों कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो यह है हमारा भारत, और आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में यह है इंडिया, और इस क्षेत्र में यहां पर अरावली का विस्तार है। क्लियर? अब याद रखें अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, और इसी पर्वत श्रेणी का आगे निकले हुए भाग में आप पाएंगे कि दिल्ली उपस्थित है। यानी कि दिल्ली वास्तविकता में एक प्लेस है, जहां पर एक स्थान है जिसे हम कहते हैं कि यह दिल्ली रिज है। दिल्ली रिज, और रिज बच्चों कुछ और नहीं होता, जो पर्वत
अवशिष्ट हो चुके हैं, अपर्दन हो चुका है उनका, और इसके पश्चात जो छोटी छोटी पहाड़ियां बची हैं उनके बीच में अवसादों के जमाव से, यानी कि सेडिमेंट्स के डिपॉजिट हो जाने से उस क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ गई है। तो वास्तविकता में आप पाएंगे कि दिल्ली का ये जो क्षेत्र है यहां पर ऊंचाई अधिक है, और अधिक ऊंचाई के बाद भी यहां आपको दिखेगा कि जलभराव है। क्लियर? अगर मैं आपसे एक बात बताऊं तो आप इसको समझिएगा कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही जाती है जो कि गलत है, पर आप समझें कि दिल्ली का जो एस्टेब्लिशमेंट है, फाइन, ये अंग्रेजों ने करा था बकिंगम पैलेस के उदाहरण पे। फाइन, आप पाएंगे कि जो बकिंगम है ब्रिटेन में, फाइन, बकिंगम पैलेस और जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, फाइन, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक काल की जो डेमोक्रेसी है उसका जन्म हुआ था। उस क्षेत्र में जो उसका पार्लियामेंट है, संसद है, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी, इसकी स्थापना भी इसी प्रकार से कुछ पहाड़ियों के बीच में अवसादों के जमाव से जो ऊंचा क्षेत्र बना था वहां पर करी गई थी। तो यह कहा जाता है, ऐसा सही नहीं है, पर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर दिल्ली को एक राजधानी के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में बनाया कि ब्रिटेन में भी जो बकिंगम पैलेस है यह इसी प्रकार से बनाया गया था, जहां पर कुछ पहाड़ियों के बीच में अवसादों के जमाव से आसपास की अपेक्षा ऊंचा क्षेत्र बना, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना सबसे कम है। और इसीलिए भारत में भी अंग्रेजों ने दिल्ली को एज अ कैपिटल, ऐसा राजधानी इसीलिए बनाया ताकि दिल्ली किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से दूर रहे। और आज एक प्राकृतिक आपदा आपको दिख रही है। क्लियर? वास्तविकता यह है, दिल्ली अंग्रेजों के आगमन के बहुत पहले से भारत की राजधानी रहा है। पर अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य को हटा भी दूं तो भी अगर अंग्रेजों के पैटर्न पे चले, इस स्थिति में भी दिल्ली में जलभराव नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप सोचकर देखिए बच्चों कि विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। आज के समय इंडिया जो है एक आर्थिक क्षेत्र की बड़ी शक्ति बन के उभरा है। क्या यह भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी के लिए, भारत जैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए एक शेमफुल इवेंट नहीं है, एक शर्म का जो दौर है यह नहीं है कि भारत की राजधानी में आज पानी भरा हुआ है? फाइन, अब इसको समझिएगा साइंटिफिकली कि यहां पर सरकार भी असहाय फील कर रही है। रीजन क्या है? तो अब हम बात करते हैं कि वास्तविकता में दिल्ली में समस्या क्या है। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इस स्लाइड में, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये स्लाइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड आपके लिए गेम चेंजर है। इसे समझने से पहले हम थोड़ा इसे जान लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या कारण है किसी क्षेत्र में जल का भराव हो, तो इसका एक लाइन का स्पष्ट उत्तर है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं इनका स्टैब्लिशमेंट। अब यहां से देखिए, ये जो टॉपिक है ये ऑप्शनल में आता है, इसे कहा जाता है कंट्री प्लानिंग। ठीक है? ये जीएस का पार्ट नहीं है, बट मैं ये डेटा निकालकर आपको दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये दिल्ली है, तो समझिएगा बच्चों कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ठीक, ये जो क्षेत्र यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र वो है जहां पर आपको दिल्ली रिज नामक एक रोड दिखेगा, या आप इसे कहें कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली की ऊंचाई अधिक है। क्लियर है? फाइन, ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, पर मोटा मोटा यहां पर आपको दिल्ली रिज दिखेगी। क्लियर? अब देखिएगा, यहां कहीं से आपको बहती हुई दिखाई देगी हमारी यमुना नदी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, और यह क्षेत्र आपको दिखेगा कि यहां कहीं से यमुना का प्रवाह है। क्लियर? चलिए, अब देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि यह क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यहां पर दिल्ली की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, दिल्ली के क्षेत्र की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, और इसके बाजू से यहां से यमुना का प्रवाह है। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस क्षेत्र से यमुना प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है यमुना ने भी इस क्षेत्र में अपक्षय अपरदन करा है। क्लियर?
ऊंचाई ज्यादा है, इसके बीच से यमुना साइड से निकल रही है। यहां पर जानने योग्य बात यह है कि इस क्षेत्र का पहले भी अपक्षय अपर्दन हुआ और आज भी अपक्षय अपर्दन कंटिन्यू है। क्लियर? अब देखिए, अब आए इस डायग्राम में। अगर मैंने आपसे कहा कि दिल्ली के इस क्षेत्र की ऊंचाई ज्यादा है, तो बच्चों ये इस शीट में आप ध्यान से देखें तो आपको जल भराव भी इसी स्थान पर दिखेगा। ठीक है, ये एरियाज बने हुए हैं, फाइन। और इन एरियाज में आप पाएंगे कि यहां इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अब ये ऊंचे क्षेत्र में पानी क्यों भरा, तो समझिएगा साइंटिफिकली कि दिल्ली का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली प्लान्ड मैनर से, यानी कि इस क्षेत्र को, पूरे दिल्ली को एक प्लान के तहत बसाया नहीं गया है। दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इवोल्यूशन हुआ है। दिल्ली की स्थापना नहीं, दिल्ली नगर का विकास हुआ है। दिल्ली एज अ नगर विकसित हुआ है। वास्तविकता यह है कि दिल्ली नामक क्षेत्र आपको महाभारत काल में दिखेगा बच्चों। इंद्रप्रस्थ नाम से महाभारत में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दिल्ली में आता है। आप चाहे महाभारत काल देखें, और महाभारत काल से लेकर आज तक दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग समय पर स्थापना करी गई है। और यही कारण है, जैसा आप देख पाएंगे, जो लाल कोट है ये राजपूत राजाओं ने बनाया था, फाइन। इसी प्रकार आप देखेंगे सिरी, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। जहांपना ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। फिरोजाबाद ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। शेरगढ़ ये शेरशाह सूरी ने, और शाहजहानाबाद शाहजहां ने स्टैब्लिश करा था। क्लियर? तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि दिल्ली का एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली की स्थापना एक नगर के तहत, समझिएगा कि एक साथ नहीं करी गई है। दिल्ली के जो 7 क्षेत्र हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ड्रॉ करूं तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि जो दिल्ली है, इस प्रकार से इसका मैप है, थोड़ा इस साइड से जाएगा, फाइन। और दिल्ली के 7 अलग अलग क्षेत्र इस प्रकार से बसाए गए हैं। क्लियर? अब ये क्षेत्र आपको दिखेंगे दिल्ली में। अब समझिएगा बहुत ध्यान से कि ये जो क्षेत्र आपने देखे ये एक साथ नहीं बसे। अगर मैंने आपसे कहा, मान लीजिए लालकोट है, ये दूसरा क्षेत्र, तीसरा, और ये जो 8th वन है इसे न्यू दिल्ली कहते हैं, फाइन। अभी मैं आता हूं इस बारे में भी, फाइन। अब इन 8 क्षेत्रों का स्थापना अलग अलग समय पर करी गई। अब बताएं बच्चों, जब इस क्षेत्र की स्थापना हो रही थी, मान लीजिए जो राजपूत राजा थे वो लाल कोट बना रहे थे, क्या उनके सामने उस समय ये अन्य क्षेत्र उपस्थित थे? आंसर इज नो। जब ये क्षेत्र उपस्थित नहीं थे तो इन्होंने इन क्षेत्रों के रिस्पेक्ट में कोई प्लानिंग नहीं बनाई, यानी कि इस क्षेत्र की जल निकासी कहां होगी इसे यह सोचकर नहीं बनाया गया कि सामने कोई और नगर कभी स्थापित होगा। तो हुआ क्या कि इस नगर की स्थापना के पश्चात इसका जल आसपास के क्षेत्रों में छोड़ दिया गया। क्लियर? अब कालांतर में अगला नगर स्थापित हुआ। अब उस नगर ने क्या करा? उस नगर ने यह करा कि इस जल से निपटने के लिए इस जल को उसने किसी और दिशा में मोड़ा और यहां के जल को किसी और दिशा में कर दिया। अब इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग तरीके से अपनी जल निकासी को मैनेज करा है, यानी कि प्रॉपर कोई जल निकासी नहीं बनी है। तो हुआ क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि जब कभी वर्षा अधिक होती है तो इन नगरों में वर्षा का जल निकासी के दौरान एक से निकल के दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि एक नगर को उदाहरण के तौर पर लें, तो बच्चों ये कंट्री प्लानिंग का बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसे शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसा हम पढ़ रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि इसे थोड़ा और डिटेल फॉर्म में देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में अभी जो पोर्ट हैं इनका डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, फाइन। तो एक बात बताए, बंदरगाह तो पहले से उपस्थित है, तब के केस में उसका डेवलपमेंट किस नाम से है, उसका डेवलपमेंट हो क्यों रहा है? तो समझिएगा बच्चों कि मान लीजिए एक तटीय क्षेत्र है, यहां पर एक
पोर्ट है, यहां पर एक बंदरगाह है। अब इसका ना निर्माण अगर हो रहा है तो वास्तविकता यह है कि होने ये वाला है अभी कि इस पोर्ट के आसपास, इस बंदरगाह के आसपास इस प्रकार से एक बड़ा सा क्षेत्र बनाया जाएगा। और ये क्या करेगा, ये इस बंदरगाह में आने वाले जो शिप हैं उनको अराइवल के टाइम पर, आने के टाइम पर ट्रैफिक मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। क्लियर। और इसके पीछे फिर आपको यहां पर दिखेगा एक बड़ा सा क्षेत्र। यह बड़ा सा जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र की विशेषता यह होगी कि इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा वो सारे संसाधन जो यहां आने वाले शिप को लोड और अनलोड करने के लिए आवश्यक है। क्लियर। और इसके पीछे आपको एक और क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है चेन मैनेजमेंट का क्षेत्र, अर्थात वो क्षेत्र जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार, जिससे जो माल, जो सामान यहां उतरा है उस सामान को आसानी से इस क्षेत्र से निकालकर जिस क्षेत्र में उसे पहुंचना है वहां तक पहुंचाया जा सके। और फिर इसी क्षेत्र से आपको निकलता हुआ दिखेगा बहुत सारे नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। क्लियर। अब ये जो मॉडल है इसे कहा जाता है पोर्ट डेवलपमेंट का मॉडल। क्लियर। अब आपने इसी टॉपिक में समझ लिया पोर्ट डेवलपमेंट का मॉडल क्या है। फाइन, ये हमने जर्मनी से अडॉप्ट करा है। क्लियर। अब इसी प्रकार से देखें, हर एक क्षेत्र में अगर मैं आपसे कहूं कि डेवलपमेंट का एक मॉडल है, तो यहां समझिएगा कि दिल्ली के केस में यह मॉडल कोई बना ही मॉडल नहीं है। यह मॉडल वास्तविकता में इवॉल्व हुआ है, यानी कि ये 7-8 नगरों को मिलाकर दिल्ली बना दी गई है। ये नगर अलग अलग समय पर बने हैं। अब इन नगरों के अंदर ध्यान से देखिएगा तो इन नगरों के अंदर एक विशेषता है। और क्या विशेषता है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा कि हर बार आपको दिखेगा एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां से कोई नदी प्रवाहित हो रही होगी। उस नदी के आसपास एक बड़ा सा किला होगा, या मैं कहूं एक किला होगा। और इस किले के आसपास बच्चों ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा मार्केट होगा। यहां आपको देखने मिलेगा मार्केट। और इस मार्केट के बाद बच्चों आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, यहां पर होगा आवासीय क्षेत्र। और इस आवासीय क्षेत्र के बाद बच्चों यहां आपको देखने को मिलेगा संसाधनों के लिए या विकास के लिए कुछ रोडवेज, रेलवेज, इस प्रकार से बनाए गए। अब उस समय जब रेल नहीं थी तब रोड थे। तो अब समझिएगा बच्चों कि दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन जो क्षेत्रों को मिलाकर दिल्ली बनाई गई, उन क्षेत्रों में जल निकासी के लिए एक नदी का सहारा लिया गया या एक बड़ी नहर का सहारा लिया गया। और यह नहर नगर के बाहर पैरेलल चल के अपना जल निकास कर देती है। क्लियर। अब इसने यहां जल निकाल दिया, इस क्षेत्र से जो भी जल निकला इसे जो है इस प्रकार से निकालकर इस नदी में डाल दिया जाता है। और जब इस नदी में छोड़ दिया जाता है तो ये नदी या ये नहर किसी स्थान पर जाके उस जल को छोड़ देती है। अब जब प्लान्ड मैनर से दिल्ली नहीं बनी तो हुआ ये कि जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता गेन करी, आजादी प्राप्त करी, उस समय इन 7 नगरों को इस प्रकार से एक नदी के माध्यम से, एक नहर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करा गया। क्लियर। अब जोड़ने के प्रयास में समझिएगा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जैसा कि इस डायग्राम में मेंशन है, कि यहां पर जल निकासी का प्रयास है। तो हुआ यह है कि इन नगरों को इस प्रकार से एक दूसरे से जल निकासी के लिए जोड़ा गया। अब समझिएगा, यह जुड़ने के पश्चात इस प्रकार से एक दूसरे का जल लेकर यमुना नदी के अंदर छोड़ रहे हैं, जो यमुना नदी इस प्रकार से इस दिशा से प्रवाहित हो रही है। अब बच्चों यह है एक्चुअल रीजन कि यमुना नदी के अंदर जो दिल्ली है, इस पूरे क्षेत्र का जल निकलकर
भरता है और फिर यमुना इस जल को लेकर आगे जाती है। अब समस्या यह है कि किसी भी स्थान पर अगर बारिश ज्यादा होती है तो इस क्षेत्र से पानी इस प्रकार से निकलकर जब जाएगा तो ये किसी भी स्थान पर अगर रुका बच्चों तो ये पूरा जल इसी क्षेत्र में भर जाएगा। और याद रखिए, अगर ये ठीक से निकलता भी है तब भी जल के निकास के लिए जल का एक नियत मात्रा में होना ये ठीक है। उससे ज्यादा होने पे पानी को निकलने में समय लगता है। ये 10 से 12 घंटे और कई बार 72 घंटे तक का समय होगा। तो समझिए, आपदा यह है, समस्या यह है कि एक स्थान से निकलने के बाद ये दूसरे स्थान में भरेगा, दूसरे स्थान से निकलने के बाद ये तीसरे स्थान में, और तीसरे के बाद ये अल्टीमेटली पहुंचेगा यमुना। और जब ये यमुना पहुंचेगा बच्चों तो याद रखिए कि यमुना के अंदर जल भराव होगा। और याद रखिए, जब यमुना के अंदर जल भराव होगा तो यमुना क्या कॉज करेगी? फ्लडिंग, यानी कि बाढ़। तो कुल मिला के जल भराव या वाटर लॉगिंग एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसके बाद बाढ़ उस क्षेत्र में आएगी। तो यही आपको देखने को मिला। शुरुआती दौर में अलग अलग क्षेत्रों में पानी भरा और फिर न्यूज में आया कि यमुना में बाढ़ है। क्लियर? तो कुल मिला के यमुना में बाढ़ नहीं है, वो पानी जो वाटर लॉगिंग के कारण कहीं रुका हुआ था वो पानी निकल के यमुना के अंदर आ गया है। क्लियर? तो सबसे बड़ी एक समस्या दिल्ली के साथ यह है कि प्लान्ड मैनर से इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने के कारण अलग अलग नगर अलग अलग समय पर बसे और जल निकासी की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब हमें आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं तो इस समस्या का अब तक समाधान मिला क्यों नहीं है? क्लियर? तो बच्चों समझिएगा कि हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली बच्चों वो क्षेत्र है जहां आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व। और अगर मैं आपसे उदाहरण के लिए कहूं, और ये डेमोग्राफी वाले चैप्टर में आएगा, और याद रखिए आप इसे बहुत सारे प्लेसेस में पुट कर सकते हैं। क्या? तो बच्चों आप पाएंगे कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप के नेशन हैं, यहां आपको डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और स्वीडन, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, अगर आप इसे अंदाज लगाना चाहें तो ये नियर अबाउट 3 से लेके 30 के बीच में होता है। क्लियर? अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो 15 होगा, यानी कि 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और अगर आप अंदाज लगाना चाहें कि इस क्षेत्र में, दिल्ली वाले क्षेत्र में जनसंख्या कितनी अधिक है, तो याद रखिए बच्चों, दिल्ली के केस में जो जनसंख्या घनत्व है ये 15,000 के समथिंग है। इसे समझिएगा, किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या 15 है वहां पर डेवलपमेंट इनिशिएटिव कितने अच्छे से रन हो पाएंगे, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अगर 15,000 है तो किसी भी चीज को ट्रिगर करने में कितनी बड़ी समस्या आएगी। और इस चीज को समझिएगा बच्चों कि दिल्ली के केस में यहां पर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करके लोगों को विस्थापित करना और विस्थापित करने के बाद एक पूरा सिस्टम बनाना जल निकासी के लिए, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि यहां पर स्क्वायर किलोमीटर 15,000 लोग रह रहे हैं। आप पुनर्वास कार्यक्रम चलाओगे कैसे? क्लियर? अब इतना मैसिव डेवलपमेंट, आपने आरडीएक्स लगा के कुछ क्षेत्रों में अगर कैनाल बनाने का ट्राई करा भी, फाइन, नहर बनाने का प्रयास करा भी, तब भी आप पाएंगे कि आपने आरडीएक्स लगाया 2 किलोमीटर का एरिया भी अगर आपको खाली कराना है तो आपको लगभग 30-35 हजार लोग वहां से विस्थापित करने होंगे। और 30-35 हजार ये बहुत बड़ा नंबर है बच्चों। क्लियर? तो गवर्नमेंट के सामने भी एक बड़ी समस्या है कि अगर इस क्षेत्र के लिए उन्होंने यह प्रयास करा कि मास लेवल पे बहुत वृहद स्तर पे कोई परियोजना चलाकर दिल्ली के अंदर जल निकासी का एक बड़ा सिस्टम एस्टेब्लिश करा जाए, बड़ा सिस्टम स्थापित करा जाए, तो याद रखिए बच्चों ये बहुत रिस्की होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो एक बड़ी समस्या यह है कि यहां पर बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अब इस चीज को समझिएगा कि इस समस्या का समाधान क्या है। क्लियर? तो बहुत ध्यान से समझिए कि हमने इस समस्या का एक समाधान बना रखा है। और क्या है इस समस्या का समाधान? तो याद रखिए, इस समस्या का समाधान है कि हम दिल्ली के अंदर वाटर पंपिंग सिस्टम, इसके तहत यानी कि जल निकासी के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम बनाएं। जस्ट अ सेकेंड,
अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के लिए जल निकासी का एक सिस्टम बनाए, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया माध्यम आपको देखने को मिलेगा कि हम ये जो वाटर को, ये जो जल को निकालने के लिए हम किसी क्षेत्र से पानी को सामान्य प्रवाह के द्वारा जाने से रोकें तथा उसे कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में भर ले। क्लियर? अब मान लीजिए ये सीधा जाता, तो इसको हमने यहां वाटर टैंक्स लगाकर रोका, और वाटर टैंक लगाने के बाद यहां से पंप के माध्यम से इसे निकाला जाए। क्लियर? तो होगा क्या कि अगर आपने इसे सीधा निकलने जाने दिया होता तो इसे जाने देने में समय लगता, तो आप बीच बीच में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाएं। क्लियर? और ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक होंगे, इसके अंदर जल भर जाएगा। अगर बारिश होती है तो सीधा सीधा पहले जल इसमें भरेगा और उसके बाद पंप के माध्यम से इसे इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब इससे होगा क्या बच्चों? मान लीजिए यहां पर एक नगर है और यहां पर नगर दूसरा है, तो समझिएगा एक नगर से जल निकला, निकलने के पश्चात अगर दूसरे नगर में आप यह चाहते हैं कि पानी जाए, तो आप यहां से पंप के माध्यम से उसे छोड़ दें और वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और अगर आपको यह पता है कि इस क्षेत्र में पहले से जल का भराव हो रखा है, तो यहां पर बने हुए वाटर कंटेनर्स में आप उस जल को इकट्ठा कर लें, और जब यहां पर जल इसकी क्षमता से अधिक होने लगे तब आप पंप के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएं, और इस प्रकार से इंटरमीडिएट स्टेजेस में आप पानी को स्टोर करें और स्टोर करने के बाद धीरे धीरे करके उसे रिलीज करें। यह एकमात्र सॉल्यूशन है दिल्ली के लिए, और याद रखें दिल्ली ने इसे अडॉप्ट करा भी है, इसे अपनाया भी है। बस समस्या यह है कि जब जल बहुत अधिक आ जाता है उस कंडीशन में समस्या गंभीर हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए अब देखें बच्चों, दिल्ली के लिए हमने यह देखा कि किस प्रकार से दिल्ली हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी से समझाया कि मैकेंडर ने बोला था जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के एक भाग को जिसे वो हार्टलैंड कहेगा, उस क्षेत्र को अगर कंट्रोल कर ले तो वो बाकी के पूरे रिमलैंड को कंट्रोल कर लेगा। क्लियर? तो दिल्ली एक हार्टलैंड है। क्लियर? और इसके साथ मैंने बताया कि अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान में मैं कहूं कि कहां बाढ़ बिल्कुल नहीं आ सकती, तो बिल्कुल नहीं आने वाला क्षेत्र दिल्ली है, और तभी इसे एक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित करा गया? क्योंकि एक जल विभाजक है, और जल विभाजक का एक सामान्य सा नेचर होता है कि उस क्षेत्र की ऊंचाई अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। जब अधिक थी तो फिर बाढ़ क्यों आई? तो फिर मैंने आपको यह समझाया कि इस क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण यह रहा कि यहां पर जो नगरों की स्थापना है ये प्लान्ड मैनर में नहीं हुई। अलग अलग समय पर अलग अलग नगर स्थापित करे गए। अलग अलग समय पर स्थापित होने के कारण जल निकासी के लिए एक बनाया हुआ ठीक से विकसित ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहा। अब जब नहीं रहा तो इसे कनेक्ट करा गया है। मास कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि मास कंस्ट्रक्शन होने पे समस्या बच्चों ये आएगी कि हमें बहुत सारे लोगों का पुनर्वास करना पड़ेगा, जो एक बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा दूसरा डायमेंशन ये है कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसे ठीक कर सकते हैं हम पंप सिस्टम के द्वारा। अब ये वाटर ड्रेनेज पंप सिस्टम क्या होता है? तो वाटर ड्रेनेज पंप सिस्टम कुछ नहीं है बच्चों, एक नगर से जल के निकास को टैंक्स में स्टोर करके पंप के माध्यम से आवश्यकता अनुसार हम उसे बाहर निकालें। क्लियर? तो ये हमने समझा दिल्ली की समस्या और इस समस्या का समाधान। साथ में मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम भी समझाया कि किस प्रकार से भारत के अंदर पहले नगरों की स्थापना होती थी, जहां किले के पीछे एक नदी होती थी, किले के सामने एक मार्केट होता था, मार्केट के सामने जो क्षेत्र है आवासीय क्षेत्र हुआ करता था, और उसके बाद जो है आपको यातायात के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे। और इसी को बच्चों आज के समय जो है रिंग रोड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? आप पाएंगे अगर आपके घर के आसपास, आपके नगर के आसपास कोई पुराना किला हो तो ध्यान से ढूंढिएगा, वहां आपको या तो कोई नदी मिलेगी, नहीं तो एक बड़ा नाला जरूर मिलेगा जहां जिसे सरकार ने जो है वो पानी निकासी के लिए उपयोग किया है। क्लियर? कारण क्या था? अगर कोई बाहर से आने वाला आक्रांता आएगा तो सबसे पहले वो आक्रांता को जो है सामने
जनसंख्या और जो उस किले के अंदर बैठा हुआ किंग है या राजा है वो सबसे अंदर दिखेगा। क्लियर? अब ये जो आवासीय क्षेत्र है यहां राजा अपने गुप्त सैनिक डिप्यूट करेगा, अपने सैनिकों को भेजेगा और इस प्रकार से अपनी किले की रक्षा करेगा। और मार्केट किले के पहले बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी कोई आक्रांता आएगा बच्चों तो वो सबसे पहले मार्केट में घुसेगा। और याद रखिए जो आक्रांता होंगे उनकी जो सेना होगी वो मार्केट में बिजी हो जाएगी लूटपाट करने में, जिससे किले के अंदर बैठे राजा को समय मिलेगा कि वो इस नदी के रास्ते, इस जल निकास की सहायता से उस क्षेत्र से बाहर निकले ताकि अपने राज्य को पुनः गेन कर पाए, पुनः प्राप्त कर पाए। ये एक प्लान्ड मैनर में बना हुआ नगर है, लेकिन अलग अलग नगर अलग अलग समय पर बने, इसलिए इनकी जल निकासी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर जल भराव की एक बड़ी समस्या है। क्लियर? तो चलिए इसी प्रकार से वैल्यू एडिशन के नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे बच्चों इस सीरीज के उतने पार्ट्स में आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम हिंदी मीडियम के कंटेंट को करंट अफेयर के साथ एनरिच करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।